है। पृष्ठ मृदा और लघु मृदा चल रही थी, हो गई थी क्या? हो गई थी। उससे पहले क्या क्या पढ़ा दिया, थोड़ा आइडिया तो देखें। दो देखें एक बार। अच्छा स्टार्ट ही तो हुआ है अभी, 1.5 पेज ही तो हुआ है ना अभी। इसने तो एक ही पेज लिख रखा है वीडियो में। पृष्ठ मृदा अवमृदा मृदा खास तक का हो गया, यहीं तक का हुआ ना अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो मृदा विज्ञान के जनक हो गए थे। मृदा विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं वो भी हो गई थी, पढ़ा दी थी नहीं? पेडोलॉजी एडोफोलॉजी। तो पेडोलॉजी एडोफोलॉजी आपको पढ़ा दी थी। इसके अलावा मैंने आपको मृदा विज्ञान के जितनी भी शाखाएं थे उनके जनक पढ़ा दिए थे, फिर पृष्ठ मृदा और अवमृदा पढ़ा दी थी। अब इससे आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है मृदा अवयव। पढ़ा दिया क्या मृदा अवयव? पढ़ाया या नहीं? देख लो, देखे एक बार। हो गया मृदा अवयव? मृदा वायु हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक आ जाता है छोटा सा हमारा, जिसका नाम है खनिज पदार्थ। क्या नाम है? अब हम पढ़ते हैं मृदा खनिज, खनिजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो देखो, अब पढ़ते हैं खनिजों के बारे में। खनिज का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं? ये इससे भी पहले एक थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मिनरल से जुड़ी हुई है वो, और उसमें से लास्ट क्वेश्चन भी आया था, वो पढ़ लेते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी जो होती है ये कितनी परतों से मिलकर बनी हुई है? क्या आपको कोई आइडिया है? कितनी परतों से, कितनी परतों से मिलकर बनी है? कौन कौन सी है वो? 3। भूपटल और, देखो ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी का केंद्र बिंदु, और ये कुल मिलाकर 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। कितनी परतों से? इसके अंदर जो सबसे बाहर वाली परत होती है, यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे हैं, ये सबसे बाहर वाली परत है, इसका नाम होता है भूपटल। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? अर्थ क्रस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? दूसरी बात, सबसे जो अंदर वाली है, केंद्र बिंदु से लेकर यहां तक की जो परत है, उस परत को हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कोर। और याद रखना, यहां से लेकर यहां तक की जो परत है बीच वाली, इस परत को हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कुल मिलाकर पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है। कितनी परतों से? सबसे बाहर वाली, सबसे अंदर वाली, और बीच वाली। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है इनकी गहराई का, या यूं कहें मोटाई का। किसका क्वेश्चन बनता है? मोटाई का। कहने का मतलब, इस जगह से लेकर यहां तक की जो मोटाई है वो कितने किलोमीटर की होती है? तो ध्यान रखना, भूपटल की जो मोटाई होती है वो 5 से 56 किलोमीटर की होती है। कितने किलोमीटर की होती है? अब 5 क्यों है और 56 क्यों है वो भी समझा देता हूं। क्योंकि ज्यादातर जो पृथ्वी का भाग है इसके ऊपर भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? अब जो ऊपर उठा हुआ होता है उस भाग पे तो पानी होता नहीं है। जैसे मान लो झीलें देखी है आपने? झील का मतलब होता है पृथ्वी की सतह पर, जैसे मान लो कोई गड्ढा है तो बारिश के टाइम पर वहां आके पानी भर गया और झील बन जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? यानी पानी भरी हुई जगह होती है, और पानी अक्सर गड्ढे में ही भरेगा, जो दबी हुई जगह होती है वहीं भरता है। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि वो ऊपर उठी हुई जगह वहां पानी भर जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। नीचे जो गड्ढा होगा उसी में भरेगा। यानी जैसे मान लो यहाँ पर ये गड्ढा था, इसमें पानी भर गया और समुद्र बन गया। क्या बन गया? समुद्र। ये क्या है? ये ओशियन है, समुद्र है। तो समुद्र के जो बॉटम की बात करें, यहां से लेकर यहां तक जो इसकी मोटाई है वो तो कितनी रहती है? और यहाँ अगर जहां हम पृथ्वी की सतह पर हम लोग रहते हैं वहां से इसकी मोटाई कितनी रहती है? लगभग कितनी रहती है? 56। समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट है इसमें? दूसरी बात करते हैं।
मेंटल की अगर हम बात करें तो इसकी जो मोटाई होती है वो मोटाई होती है, याद रखना बच्चों, 2900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर मोटी होती है? यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। सबसे अंदर होता है कोर। कौन होता है? और कोर की अगर मोटाई की बात करें तो याद रखना इसकी मोटाई होती है 3500 किलोमीटर। कितनी होती है? कितनी होती है? कुल मिलाकर कितनी परतें हो गई? सबसे बाहरी परत, सबसे आंतरिक, बीच वाली मेंटल। ध्यान रखना ये जो भूपटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये आपको याद होना चाहिए। भूपटल का एक छोटा सा टॉपिक और होता है जिसको बोलते हैं घनत्व, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो मिट्टी है या सतह है इसका घनत्व कितना होता है। तो याद रखना इसका घनत्व होता है 2.65 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे घनत्व बढ़ता ही चला जाएगा। इनका घनत्व मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 3 से लेकर 4.5 होता है और इसका 9 से 12 होता है और पूरी पृथ्वी का 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व रहता है। इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं भूपटल से, तो भूपटल जो है वो सबसे बाहरी परत है, पहली चीज क्लियर है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 5 से 56। इसका घनत्व कितना होता है? 2.65 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। सबसे बाहरी परत कौन सी है? सबसे आंतरिक परत कौन सी है? इसमें कोई डाउट हुआ आपको? नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ से टॉपिक बनता है कि जो भूपटल है, इस भूपटल पर जो एलिमेंट है उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से तत्व हैं, समझो इसको। अगला हम बात करते हैं भूपटल का संगठन। संगठन का मतलब तो सब समझते हो ना, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें याद रखना इस भूपटल पर अब तक कुल 106 तत्वों की खोज हुई है। कितने तत्वों की? 106 तत्वों की खोज हुई है। किसके ऊपर हुई है? भूपटल पर। किसके हुई है? इन 106 तत्वों में से याद रखना केवल 8 तत्व ऐसे हैं। कितने तत्व है? केवल 8 तत्व जो होते हैं ये भूपटल का या भूपटल के 98.6% भाग का निर्माण करते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। कितने तत्व? केवल कितने में से? कितना परसेंट भाग बनाते हैं? यानी 106 तत्व हमने खोजे, उनमें से 8 जो है वो कितना परसेंट भाग का निर्माण करते हैं। यानी आपको पृथ्वी की सतह पर जितनी चीजें दिख रही है, जो आपको भी दिख रही है ना, ईंट वगैरह है ना, इन ईंटों में और इन सब में मिलाकर केवल कितने तत्व हैं जो कितना परसेंट भाग बना रहे हैं? 98.6। बाकी पीछे कितने बच गए? 98 तत्व। कितने बच गए? 98 तत्व कितना परसेंट भाग बनाते हैं? 1.4% भाग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या इस चीज में कोई आपको दिक्कत है क्या? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है? देखो अब बात आती है कि सर ये 8 कौन से हैं, इनके बारे में बताओ कि ये 8 तत्व है तो कौन से हैं। देखो इनके बारे में जानकारी लेते हैं, इन 8 के बारे में समझना। पहले नंबर पे इन 8 में जो आता है उसका नाम होता है ऑक्सीजन। क्या नाम होता है उसका? दूसरे नंबर पे आता है उसका नाम है सिलिका। क्या नाम है? थर्ड नंबर पे जो आता है उसका नाम है एल्यूमिनियम। कौन आता है? फोर्थ नंबर पे जो आता है उसका नाम है आयरन। क्या नाम है? और फिफ्थ नंबर पे जो आता है उसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है? इसके बाद में आ जाता है मैग्नीशियम, फिर आ जाता है पोटेशियम और फिर आ जाता है सोडियम। कुल मिला के कितने हो गए संख्या में? ये 5 इंपॉर्टेंट है, इनकी मात्रा याद रखना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो रख सकते हो 2.63 और ये 2 के आसपास रहता है सोडियम, और इसकी मात्रा जो होती है 2 से स्लाइटली ज्यादा रहती है पोटेशियम की, आप चाहो तो याद रख सकते हो। बाकी इनका याद रखना ही आपको पड़ेगा। पृथ्वी की सतह पर आप जितनी चीजें देख रहे हो, जैसे मिट्टी दिख रही है आपको, तो ये मिट्टी भी बनी हुई किससे होती है? ऑक्सीजन से। किससे बनी हुई है?
और इसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, याद रख लेना अच्छे से, 46.6% भाग। कितना परसेंट भाग? 46.6% भाग केवल किससे बनता है? और याद रखना 27.7% भाग किससे बनता है? और याद रखना 8.1% भाग किससे बनता है? और याद रखना आयरन होता है 5.0%। 5% किससे बनता है? और याद रखना कैल्शियम जो होता है ये लगभग बना देता है 3.63% भाग। किससे बना होता है? किससे बना होता है? पिछली बार जेईटी में क्या क्वेश्चन आया उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर या जेईटी 2023 में क्वेश्चन आया था, सॉरी 22 में क्वेश्चन आया था, पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा है? कौन सा है? अरे ये पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की सतह पर आते हैं। सतह पर सबसे ज्यादा कितने तत्व होते हैं? कितना परसेंट भाग बनाते हैं? और ये 8 कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कौन सा होता है? उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद किसका आता है? किसका आता है? तो पृथ्वी की सतह पर या भूपटल में द्वितीय नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? अब मान लो क्वेश्चन बदल जाए, ये दोनों की अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों धातु है क्या? ऑक्सीजन और सिलिका धातु है क्या? यानी इन दोनों को हम बोल देंगे अधातु तत्व। कौन से तत्व है? कौन से तत्व बोल देंगे? पीछे बचे हुए जो 6 है वो सारे के सारे कौन से तत्व हैं? मान लो आपको ये पूछ ले कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व याद रखना एल्यूमिनियम है। लेकिन कंडीशन है, आपको पूछे क्या? धातु तत्व है। और अधातु पूछे तब सबसे ज्यादा क्या है? और धातु अधातु ना देके सीधा पूछ ले कौन सा तत्व सबसे ज्यादा होता है, तब क्या आएगा? पक्का कंफर्म? ये क्वेश्चन जेट में लगातार 2 बार आ चुका है। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान रख लेना। ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। ये भूपटल के बारे में हमने सामान्य जानकारी ले ली। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज उतार लीजिए। है क्या इसमें कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? उतार लो फिर इसको। उतार लो तब मुझे बता देना, नेक्स्ट कर दूंगा मैं। उतार लिया? नेक्स्ट कर दो? उतार लो, जिन्होंने नहीं उतारा वो उतार। चले आगे।
जाओ बेटा, जाओ बेटा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? यानी पहली चीज तो ये है कि परिभाषा समझ में आनी चाहिए आपको, क्लियर है। दूसरी बात, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनमें एक तो होता है कार्बनिक पदार्थ, एक तो क्या होता है, और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। क्या इनका अंतर आपको पता है क्या? कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? अरे बेटा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। देखो, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं कि कार्बनिक मृदा किसको कहेंगे। वह मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक मृदा। लेकिन मैं मृदा नहीं पूछ रहा हूं, मैंने तो पदार्थ लगाया आगे। क्या लगाया है? यानी कार्बनिक पदार्थ का बहुत आसान सा मतलब होता है कि वह पदार्थ जिसके अंदर कार्बन उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा? और जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो खनिजों में कार्बन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? इसका मतलब खनिज कैसे होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं? यानी पहली बात तो मैंने आपको ये समझाई कि खनिज जो होते हैं उनका निर्माण दो या दो से ज्यादा तत्वों के मिलने से होगा। दूसरी बात, याद रखना ये प्रकृति के कैसे होते हैं? अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा भी इसी तरीके से बना देंगे कि दो से अधिक तत्वों से मिलकर अब बताओ कार्बनिक लिखो या अकार्बनिक? खनिजों के लिए सदैव याद रखना ये कैसी प्रकृति के होते हैं। जैसे मैंने कहा कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का। किसका है? कहीं इसमें कार्बन दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको राम सर, क्या पढ़ाते हैं आपको? उसमें कितनी केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कार्बन इस तरह से CH2 CH3 CH4 ऐसा कहीं ना कहीं नाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, देखा होगा आपने। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट है, वहां कार्बन की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि मिनरल्स में कार्बन होता ही नहीं। किसमें नहीं होता है कार्बन? मिनरल्स में। इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने अकार्बनिक ठोस पिंड को क्या बोलते हैं? अरे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पहली चीज सबको क्लियर है? यानी कि इसमें मेरे को अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहीं पर लिख दिया है कि ये कैसे होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं? पहला हो गया कि दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बने होंगे। दूसरा हो गया अकार्बनिक होते हैं। और तीसरी बात ये कैसे होते हैं? ठोस पिंड होते हैं। क्योंकि मैं बताऊं आपको, तो पहले पृथ्वी नहीं थी, पहले क्या था? लावा। और इस लावा के जमने से बनी थी आग्नेय चट्टान। क्या बनी थी? ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, थोड़ा आइडिया दे दिया था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जब इस लावा के अंदर बहुत सारे तत्व थे, लावा में क्या थे? बहुत सारे। जब वो तत्व आपस में मिलकर ही जम जाते हैं तो तत्व ज्यादा थे, और दो या दो से ज्यादा तत्व आपस में रहकर अगर ठोस पिंड बना रहे हैं, इसका मतलब पहले क्या बनेगा? खनिज। तो याद रखना, लावा जो होता है, इस लावा से पहले क्या बनता है? और जब खनिजों की मात्रा दो या दो से अधिक हो, दो या दो से क्या हो? यानी दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर बने ठोस पिंड को क्या बोलते हैं? यानी कहने का मतलब बहुत आसान है, गोल नहीं घूमना है, कि सबसे पहले तो आएगा तत्व। क्या आएगा? फिर दो या दो से ज्यादा तत्व अगर आपस में मिल गए तब तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? और जब मान लो दो या दो से अधिक खनिज आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? चट्टान। समझ में आ गई? यानी दो या दो से ज्यादा तत्व किसका निर्माण करते हैं? खनिज का। और दो या दो से ज्यादा खनिज किसका निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? बहुत आसान सी परिभाषा है, ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, खनिज जो होते हैं उनकी जो रासायनिक संरचना होती है वो निश्चित होती है। कैसी होती है? लेकिन याद रखना, चट्टानों की रासायनिक संरचना निश्चित नहीं होती है। कारण समझा देता हूं मैं, क्यों होती है और क्यों नहीं होता है, उसके पीछे क्या कारण है वो भी समझा देता हूं। देखो ध्यान देना। जैसे मान लो
कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? आपने अगर इसको गर्म किया और इसका पानी यहां से निकल गया तो पीछे बच जाएगा कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। क्या बच जाएगा? और इसको फिर से आपने गर्म किया तो लास्ट में बच जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या बच जाएगा? देखने में हमें भले ही ऐसा लगता हो कि तीनों एक जैसे हैं, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं क्या इनकी रासायनिक संरचना अलग है क्या? इसका मतलब याद रखना, इसको तो बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? यानी ये तीनों अलग अलग प्रकार के खनिज हैं, ये तीनों एक जैसे नहीं है, क्योंकि हर एक खनिज की रासायनिक संरचना निश्चित होती है। अगर उसकी संरचना में बदलाव आया तो एक दूसरा खनिज बन जाएगा, लेकिन वो नहीं रहेगा। इसके पानी के अंदर थोड़ा सा चेंज आया तो देखो पीओपी बन गया, पानी में थोड़ा और चेंज आया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, लेकिन वो नहीं रहा, वो का वो नहीं रहा। समझ में आई मेरी बात? तो आपको इतना ही समझना है पहली बात कि दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बने हुए अकार्बनिक पदार्थों, जो अकार्बनिक ठोस पिंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? खनिज। दूसरी बात, इनकी रासायनिक संरचना क्या रहती है? निश्चित। अब चट्टानों की बात करते हैं। जैसे मान लो चट्टान जो है वो एक तो जिप्सम से मिलकर बनी है। किससे? दूसरे नंबर पर देखा हमने तो दूसरा इसमें था डोलोमाइट। क्या था? ये उदाहरण दे रहा हूं ना, इसको सीरियस नहीं लेना। तीसरा मान लेते हैं यहाँ खनिज था ऑर्थोक्लेज। क्या था? मान लेते हैं इन तीन खनिजों से मिलकर एक चट्टान बनी हुई है। ठीक है, हमने उसकी जांच कर ली, उसकी रासायनिक संरचना हमने पता कर लिया कि इस चट्टान की रासायनिक संरचना ये है। क्लियर है? अब हम कहीं दूसरी जगह जाकर देखा, इस पहाड़ी पर हमने जांच कर ली, अब दूसरे पहाड़ पर गए और यहाँ पर हमने फिर से जांच की, तो मान लो यहाँ पर तो जिप्सम की मात्रा ज्यादा थी। किसकी मात्रा ज्यादा थी? और यहाँ जांच करते हैं तो ऑर्थोक्लेज खनिज की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? इसकी रासायनिक संरचना अलग है, इसकी रासायनिक संरचना अलग है। तीनों अगर समान मात्रा में अलग अलग जगह मिले तब तो अपन कह सकते हैं कि रासायनिक संरचना समान है, लेकिन इन तीनों की संख्या है, मात्रा है, वो तो बदल जाती है। कहीं पर ये ज्यादा है, कहीं पर ये ज्यादा है, कहीं पर ये ज्यादा है। यानी है तो चट्टान, क्योंकि तीन खनिजों से मिलकर बन रही है, और खनिज भी तीनों क्या है? समान है, लेकिन उनकी मात्रा में भी अगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हुआ तो उसकी रासायनिक संरचना क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसका मतलब खनिजों की रासायनिक संरचना तो क्या होती है? निश्चित, और चट्टानों की अनिश्चित। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिजों की रासायनिक संरचना सदैव क्या रहती है, और चट्टानों की क्या रहती है? अनिश्चित रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगला आ जाता है कि जो चट्टानी सॉरी खनिजों की क्लियर है ये आपको? क्या इसमें कोई डाउट है? पहली बात परिभाषा है, दूसरा सब कार्बनिक है, तीसरा ठोस पिंड है, अगला लिखा है कि संरचना कैसी रहती है? निश्चित रहती है। इसके बाद बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण। किसकी बात करते हैं? खनिजों का पहला वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो प्रथम वर्गीकरण है आकार के आधार पर। किसके आधार पर? यानी हमने क्या किया, खनिजों को आकार के आधार पर दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? कोई भी आपको पूछ सकता है कि खनिजों को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा है। पहला जो है उसको बोलते हैं प्राथमिक खनिज। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? और दूसरे को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, दूसरे को क्या बोलते हैं? यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीय, दो प्रकार के खनिज होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी मिनरल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी मिनरल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल, और हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। अब समझना है इनके बीच में अंतर क्या है। यदि मान लो कोई भी कण है और उस कण का आकार, यदि मान लीजिए उसका आकार 0.002 mm से अगर बड़ा है, क्या है, तब तो उसको क्या बोलेंगे? और अगर आकार उसका छोटा है तब क्या बोलेंगे? यानी इनमें फर्क क्या है? सिर्फ आकार का फर्क है। किसका फर्क है?
अगर किसी भी खनिज का आकार 0.002 mm से बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, और छोटा हुआ तो क्या बोलेंगे, छोटा हुआ तो क्या बोलेंगे, और बड़ा हुआ तो। ये चीज क्लियर है आपको। यह आकार हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हुआ हो, क्योंकि मिट्टी के 3 कण होते हैं, जिनमें एक का नाम होता है बालू, दूसरे का नाम होता है सिल्ट, और तीसरे का नाम क्या होता है, मृत्तिका। क्या नाम रहता है, मृत्तिका का आकार भी यही था 0.02 mm, इससे छोटा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृत्तिका। यानी ध्यान रखना, मृत्तिका का आकार और द्वितीय खनिजों का आकार क्या रहता है, समान रहता है। तो पहली बात तो ये कि आपको परिभाषा इन दोनों की क्या लिखनी है, बहुत आसान है, आकार के आधार पर इसकी परिभाषा है। तो पहले की परिभाषा तो क्या हो जाएगी, वह खनिज जिनका आकार क्या होता है, जिनका आकार 0.002 mm से अधिक होता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक खनिज। पहली चीज क्लियर है। द्वितीयक में हमें कुछ नहीं बदलना, सिर्फ आकार बदलना है। क्या बदलना है, अगर अधिक होगा तब तो क्या बोलेंगे, और यदि मान लो कम होगा तो क्या बोलेंगे। तो इसके अंदर सीधा सीधा लिख देंगे, जिनका आकार 0.002 mm से कम होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको कहा जाता है द्वितीय खनिज। क्या कहा जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, द्वितीय खनिज कहते हैं। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि किसका आकार कितना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आता है उदाहरण। क्या आता है, प्राथमिक खनिजों के केवल 3 उदाहरण है। कितने उदाहरण है, पहले उदाहरण को बोलते हैं फेल्सपार। क्या बोलते हैं, कोई भी आपको पूछे फेल्सपार किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। दूसरा इसका जो उदाहरण आता है उसका नाम है माइका। क्या नाम है, और तीसरा उसका उदाहरण आता है, उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यानी प्राथमिक खनिजों के कितने उदाहरण हुए, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। जेट में क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है, इसका रासायनिक सूत्र होता है SiO2। इसको सिलिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आपको पूछे सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, SiO2। माइका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है काली। कैसी होती है, एक होती है सफेद। कैसी होती है। तो माइका कितने प्रकार की हो गई, कौन कौन सी, बहुत बढ़िया। यानी एक तो होती है काली, तो इसको क्या बोल देंगे, काली माइका, और सफेद को क्या बोल देंगे, सफेद माइका। यानी माइका कौन से खनिजों का उदाहरण है, किनका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। फेल्सपार भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, फेल्सपार कितने प्रकार का होता है। पहले इसके प्रकार का नाम होता है ऑर्थोक्लेज। क्या नाम होता है, क्या नाम होता है। दूसरा होता है एलबाइट। क्या नाम होता है। तीसरा होता है एनोरथाइट। क्या नाम होता है, क्या नाम होता है। यानी प्राथमिक खनिज कितने हो गए संख्या में, कितने हो गए संख्या में, कितने कितने हो गए। अरे 3 ही तो है, 1 2 3, ये तो इनके प्रकार है। आपको पूछ रहा हूँ प्राथमिक खनिज कितने हैं, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा। क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र, माइका कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से, काली माइका। और फेल्सपार कितने प्रकार का होता है, पहला प्रकार, तीसरा प्रकार, तीसरा क्या होता है। यानी जो लिखा हुआ उसको भी ठीक से तो पढ़ लो यार। पहला कौन सा होता है, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या होता है। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी चीज और पढ़नी है, और वो है इन तीनों का रासायनिक सूत्र। और तीनों का भी नहीं पढ़ो तो सिर्फ इसका पढ़ लेना एक का।
इसका रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिका का 3 और ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है, यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिका का 3 और ऑक्सीजन का 8। ये किसका रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है। अभी पहले पढ़ा था ना खनिजों की रासायनिक संरचना क्या होती है, निश्चित, क्या होती है, इसीलिए इसकी संरचना देखो आपको एग्जैक्टली दिख रही है, समझ में आ गई। दूसरी बात, एल्वाइड में कुछ नहीं करना, इस पोटेशियम की जगह सोडियम को लेके आ जाओ, किसको लेके आओ, बाकी क्या आ जाएगा, ये आ गया एल्यूमिनियम, ये आ गया सिलिका का 3 और ऑक्सीजन का 8। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो सोडियम की जगह लिया हो, ये कैल्शियम आ गया, ये एल्यूमिनियम आ गया, ये सिलिका का आ गया, ये ऑक्सीजन का 8 आ गया। बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये आता है कि यहाँ पोटेशियम और सोडियम के ऊपर केवल प्लस प्लस था, लेकिन कैल्शियम पर 2 प्लस है। कितना प्लस है, इसीलिए यहाँ पर याद रखना ये जो होता है एल्यूमिनियम जो होता है इसका 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा और कैल्शियम इसके साथ आके ऐड हो जाता है। इतना सा फर्क आता है। आपको सारा याद हो तो बढ़िया बात है, नहीं ये एक याद कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है और पूछने की संभावना है। और तो क्लियर का रासायनिक सूत्र क्या, क्लियर है ये चीज, क्या इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है इसमें, आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आ जाते हैं द्वितीय खनिज, क्या आ जाते हैं, द्वितीय खनिज। द्वितीय खनिजों की परिभाषा बिल्कुल आसान है, परिभाषा में ज्यादा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे की ऐसे लिख दो, जिनका खनिज या वह खनिज, वे खनिज जिनका आकार कितना होता है, अच्छा लिख दी क्या परिभाषा, लिखी हुई है ना, जिनका आकार कितना होता है 0.002 mm से छोटा हो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय खनिज। बात करते हैं उदाहरण की, किसकी बात करते हैं, उदाहरण में पहला उदाहरण किसका आ जाता है, मृत्तिका का। किसका आ जाता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, एग्जांपल दिया था मैंने कि मृत्तिका का आकार कितना होता है 0.002 mm से छोटा होता है। मृत्तिका किसका उदाहरण है, द्वितीय खनिजों का किसका उदाहरण है। इसके अलावा हम बात करें तो सेकंड नंबर पे जो उदाहरण आता है वो है एपेटाइट। क्या है, क्या है, एपेटाइट फोस्फोरस का खनिज है। किसका खनिज है, फोस्फोरस का। किसका खनिज है ये, इसमें ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या रहता है इसमें, यानी इसका फॉर्मूला आ जाता है सीधा सा कैल्शियम का 3 और PO4 जो होता है उसका आ जाता है होल ट्वाइस। ये किसका रासायनिक सूत्र है, क्या इसमें फोस्फोरस है क्या। यानी कि अगर कोई आपको यूं पूछ ले कि भैया पोटेशियम का खनिज स्रोत क्या होता है तो आप क्या कहोगे, ऑर्थोक्लेस। क्या होता है, अरे इसके अंदर पोटेशियम उपलब्ध है क्या, इसका मतलब ये किसका खनिज है, सोडियम का क्या है। ठीक उसी तरीके से इसमें फोस्फोरस है क्या, यानी फोस्फोरस का खनिज स्रोत क्या है, क्या है। ये क्वेश्चन याद रख लेना, इसी साल जेट में पूछा है। किसमें पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है जेईटी 2023 में। क्वेश्चन ये था कि फोस्फोरस का खनिज स्रोत होता है, क्या होता है, ये खनिजों से ही क्वेश्चन था। किससे था क्वेश्चन, फोस्फोरस का खनिज स्रोत क्या होता है, क्या होता है, याद रखना फोस्फोरस का खनिज स्रोत होता है एपेटाइट। क्या होता है, खनिजों को भी पढ़ना स्टार्ट किया था, आज की क्लास में आते ही क्वेश्चन मैंने बताया था कि उससे पहले वाले साल तो ये पूछा था, पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ था, अगले साल हो सकता है इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन पूछ ले। तीसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ आ जाता है जिप्सम। क्या आ जाता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। ये भी जेड में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी किस में आया हुआ है, जेड में क्वेश्चन पूछा हुआ। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, CaSO4 2H2O। क्या होता है। चौथे नंबर पर जो उदाहरण आ जाता है वो आ जाता है एल्यूमिनियम व FeK ऑक्साइड। क्या मतलब है इसका, समझना इधर। कहने का मतलब ये है, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ी हुई है किसके साथ, या तो एल्यूमिनियम के साथ या फिर आयरन के साथ। जैसे कि मान लो FeO, इसको क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड। ये आयरन का ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है। जैसे मान लो Fe2O3, ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड। ये भी क्या है, आयरन का ऑक्साइड है।
उसी तरीके से जैसे मान लो Al, ये L का 3 होता है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, Al2O3, इसका मतलब ये भी क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो इन सबको एक जगह हमने कॉमन लिख दिया, एल्यूमिनियम और Fe का ऑक्साइड। क्या लिख दिया, एल्यूमिनियम और Fe का ऑक्साइड। अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा याद कर लो, काम में भी आएगा आपके। Fe की अगर हम बात करें तो उसके 3 ऑक्साइड होते हैं, एक का नाम है हेमेटाइट, क्या नाम है, एक का नाम है लिमोनाइट, क्या नाम है, क्या नाम है, और एक अंतिम का नाम और याद रख लो जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। देखो समझना, हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। ये किसका सूत्र है, अगर इस हेमेटाइट के साथ पानी जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए Fe2O3, ये तो ऊपर था ऐसा का ऐसा, इसके साथ यहाँ कितना लगा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ 3H2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है इसके साथ, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये Fe2O3 है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेमेटाइट। क्या कहेंगे, आपने खेत में सिंचाई दी, इसका मतलब खेत में पानी आ गया कि नहीं आया, और पानी मिलने के बाद ये बन जाता है Fe2O3 3H2O, क्या जुड़ जाता है इसके साथ, पानी। इसको क्या बोलते हैं, लिमोनाइट। क्या बोलते हैं, अरे वही जिप्सम वाला खेल, जिप्सम से पीओपी, पीओपी से जिप्सम, वहीं पर यहाँ पर भी क्या होता है, हेमेटाइट से लिमोनाइट, लिमोनाइट से हेमेटाइट। समझ में आ गई मेरी बात। तो इनके अंदर रासायनिक संरचना में केवल पानी के अणुओं का ही फर्क होता है, हेमेटाइट और लिमोनाइट के अंदर, ध्यान रखना। क्लियर है। दूसरी बात, यानी हेमेटाइट का होता है Fe2O3, ध्यान रखना, आप याद रख सकते हो, जो 2 3 कितना है, उसके अंदर 2 3 और पानी के अणु कितने हैं, 3, कितने हैं। अब करना क्या है, ये तो किसका सूत्र है, देखो ध्यान देना, ये तो किसका सूत्र है, 2 और 3, ये तो किसका सूत्र है, हेमेटाइट का। अगर इसी को आप क्या कर दो, 3 और 4 क्या कर दो, किसका बन जाएगा, मैग्नेटाइट का। यानी ये देखो Fe, यहाँ पर क्या था, तो इसका 3 कर दो, इसका क्या कर दो 4, इसको क्या बोल देंगे। क्लियर है मेरी बात, इसमें कोई डाउट है आपको, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ जाएं, अब समझना इसको। एक चीज आप क्लियरली माइंड में ध्यान रखना, जिसका भी रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है, इसका भी रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा हुआ है कि हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। क्या होता है, Fe2O3। किसी जगह आपको दिक्कत भी रहे तो इन दोनों रूपों का ध्यान रखना। देखो एक तो रूप होता है Fe2+ और एक होता है Fe3+। क्या रहता है, 3+। इनको कैसे याद रखना बता देता हूँ। Fe2+ को बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं, और Fe3+ को क्या बोलते हैं, फेरिक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिक। अब देखो इधर ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके नंबर कितने आए, क्या आया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर रहता है -2, आयरन के ऊपर रहता है +2 भी रहता है और +3 भी रहता है। वहां ऑक्सीजन के 3 है, इसका मतलब यहाँ हो गया -6, कितना हो गया, यानी यहाँ कौन सा रूप काम में आ रहा है, यहाँ 2 ही मॉलिक्यूल है, 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ -6, ये +6, दोनों बराबर हो गए, लवण बन गया, सोल्ट बन गया, कोई दिक्कत है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको काफी बार Fe2O3 की जगह बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, अब फेरिक बोले या फेरस बोले, एक तो होता है फेरस ऑक्साइड। क्या होता है, फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है FeO, केवल इतना ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, Fe के ऊपर 2+ आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ गया, दोनों से दोनों उदासीन होकर क्या बना दिया, FeO। लेकिन अगर फेरिक ऑक्साइड है तो फिर इनकी बैलेंस को संतुलन करने के लिए 2 और 3 यहाँ पर काम में लिया जाता है, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं रहे। समझ में आ गई मेरी बात। तो कौन सा रूप काम में लिया, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है आपको, दिक्कत है तो आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फेरस फेरिक का, इसको आप याद कर लो। ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर रिपीट करते हैं इसको। आकार के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, प्रत्येक का आकार कितना होता है,
प्राथमिक का आकार कितना होता है? अधिक। क्लियर है? यहाँ प्राथमिक के उदाहरण कितने हैं? कौन कौन से? क्वार्ट्ज का सूत्र है। फेल्सपार कितने प्रकार का होता है? तीसरा प्रकार कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? यानी पहले नंबर पे ऑर्थोक्लेस, एल्बाइट और एनोर्थाइड तीनों है। तीनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ध्यान रखना इनका आप लोग। ठीक है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट कौन सा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है ऑर्थोक्लेस का। उसके बाद आगे चलते हैं। माइका कितने प्रकार की होती है? पहला प्रकार। दूसरा? दूसरा खनिज कौन सा आता है? आकार कितना होता है? उदाहरण क्या है? उसके बाद में क्या है? उसके बाद में आयरन एल्यूमिनियम के, आयरन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। तीनों क्लियर है? उतार लीजिए इसको।
चले आगे। अरे बेटा ऐसे कैसे बैठा रहे तू, पातल वातल लगवा दूं तेरे लिए? दो दो चार, दो दो चार, खाली नहीं के लाइन घूम के बैठो रे सही से, ऐसे कैसे बैठे हो तुम लोग? इसको बिठाओ ठीक से। चले आगे। हाँ, इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि निम्न में से कौन सा खनिज प्राथमिक खनिज का उदाहरण है। एक क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा खनिज द्वितीय खनिज का उदाहरण है। क्लियर है? बहुत आसान से क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक का और कौन सा द्वितीय का है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्राथमिक का नहीं है और कौन सा द्वितीय का नहीं है। अरे चुलबुल पांडे, रुक जा रे, हैं? और डिस्टर्ब कर रहा है तू, कभी क्या करता है कभी क्या करता है। देखो, तो यहाँ से ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज और पढ़ा देता हूँ इसके साथ। एक होता है मृदा कण। क्या होता है? मृदा कण जो होते हैं वो मैंने आपको नहीं पढ़ाए। मिट्टी के अंदर जो कण होते हैं हमने क्या किया, उनको भी उनके आकार के आधार पर तीन भागों में बांट रखा। कितने भागों में? हमने कहा जो सबसे बड़े कण होते हैं उनको बोलते हैं बालू के कण। किसके बोलते हैं? और जो बीच वाले होते हैं उनको बोलते हैं सिल्ट के कण। किसके बोलते हैं? और सबसे छोटे वालों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? मृत्तिका। क्या बोलते हैं? फिर बाद में एक संस्था आई, उस संस्था ने इसका परिवर्तन कर दिया। उसने कहा बालू के कणों को ही दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? उन्होंने कहा कि एक तो होती है मोटी बालू। कैसी बालू होती है? और दूसरी उन्होंने कहा कि महीन बालू होती है। कौन सी बालू होती है? ये बात कहने वाले जो संस्था थी उस संस्था का नाम क्या था? उसका नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ISSS। इसने यहाँ पर मिट्टी के कणों को कितने भागों में बांटा? चार भागों में। पहला कण कौन सा था? मोटी। दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? चौथा कौन सा था? मृत्तिका। अब देखो समझना एक बार, इनको कैसे याद करना है, रटना नहीं है। इनका सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम मिट्टी का सैंपल लेते हैं, नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं, तो पता है जाते ही सबसे पहले उसके साथ क्या होता है? सबसे पहले प्रयोगशाला में उस नमूने को छलनी, जानते हो आटा छानने वाली, वैसी ही एक छलनी आती है जिसमें रंध्रों का आकार होता है 2 mm का। कितने mm का? तो जैसे ही प्रयोगशाला में जाता है नमूना, उसको सबसे पहले छलनी में डालकर छाना जाता है। 2 mm की छलनी काम में लेते हैं। कितने mm की? अब 2 mm से जो छोटे होंगे कण वो तो सारे नीचे चले जाएंगे, और जो बड़े होंगे वो कहाँ रह जाएंगे? छलनी में। तो 2 mm से बड़े जितने भी कण होते हैं उनको फेंक देते हैं, जांच के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी मिट्टी के जो कण होते हैं उसका अधिकतम आकार कितना माना गया है? कितना माना गया है? 2 mm से छोटे हैं वो तो है मिट्टी के कण, और 2 mm से बड़े होंगे क्या उनको मिट्टी में शामिल करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात, मोटी बालू का आकार कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? अरे बालू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा आकार 2 है, बाकी सारे कणों का आकार 2 mm से छोटा है। तो हमने किससे स्टार्ट कर दिया? 2 से। अब 2 में आपको 10 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? तो कितना आएगा? कितना आएगा? जैसे 2 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.2, यही आएगा ना। इसका मतलब मोटी बालू का आकार होता है 2 से लेकर 0.2 mm के बीच में। यानी मिट्टी के वो कण जिनका आकार 0.2 से 2 mm का होता है उनको क्या बोलते हैं? मोटी बालू। अब दूसरे वाले कण का कहां से स्टार्ट होगा? यहीं से होगा। यानी 0.2 से फिर 10 का भाग दे दो, अब कितना आएगा? 0.02 mm। यानी मिट्टी के वे कण जिनका आकार 0.2 से 0.02 mm के बीच में होता है उनको क्या बोलते हैं? मोटी। किसको बोलेंगे? 2 से लेकर 0.2 mm के बीच वाली। अब इसका मतलब इससे 10 छोटा कौन सा होता है? यानी ये किसकी जगह आ जाएगा?
0.02 mm। इसमें 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.002 mm। यानी मिट्टी के वे कण जिनका आकार 0.02 से लेकर क्या आ रहा है बेटा? सब ठीक है? पक्का? तो भूतनी उतनी आती है क्या? मानसिक संतुलन ठीक है? क्या तेरी सहेली क्या जोक सुना रही है तेरे को? कोई चुटकुला सुना रही है? बड़ी देर से हंस रही है। जब से मैं क्लास में आया हूँ तब से बस मस्त हंस रही आराम से, इसको कोई मतलब नहीं है बाकी चीजों से। क्या बात है बेटा? भूतनी आती है क्या? भाई कई बार ऐसा होता है कि किसी में भूतनी आती है, हंसने वाली भूतनी आती है। कौन सी भूतनी? अब एक बात बताओ, वो तो हंस रही है तो उसकी गलती थोड़ी है, वो गलती तो भूतनी की है। तो ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दें कि सर मार वो भूतनिया होते 12 बजवाड़ा से। अब देखो बस की बात कौन से, मैं यही हंसूली। आती है क्या? क्या नाम है तेरा? मनीषा। बेटा मनीषा, पहले कहते थे मनीषा की यही पहचान, गले में कौन सी चुन्नी। अब कहेंगे मनीषा की यही पहचान, आएगी 12 बजे भूतनी। बेटा ये पहचान मत बना रहे मनीषा की। पहले ही मनीषा की तो ऑलरेडी राजस्थान में फेमस पहचान है मनीषा। देखो कोई नहीं, बच्चे हैं यार, हंसे भी नहीं। मास्टर भी देखो कितने खराब होते हैं। यानी बच्चा हंस ले, इतनी सी बात को गुनाह कर दिया क्या? अरे किसी को मार वार दे तब तो गुनाह मानते हैं, बेचारा 2 मिनट हंस ले इसमें भी मास्टर को समस्या। यानी हंस ले इतने में भी मास्टर कितने खराब होते हैं कि बच्चे को क्या क्या बोल देते हैं। बोलो बुरा तो नहीं लगा बेटा? लग जाए तो भी अपना क्या है। तो बेटा मनीषा, बुरा भी नहीं मानना है और ऐसे हंसना नहीं है, समझ गई बात मेरी? नहीं तो देख लो सारे छोरे कहेंगे। वो बुआ जी फूफा जी वाली कहानी सुन रखी है कि नहीं? नहीं सुन रखी? यूपी की एक कहानी है, यूपी के एक स्कूल की कहानी है जो बहुत फेमस है। आपने हो सकता है कुछ ने सुन भी रखी होगी। वहां पर एक नाटक प्ले हुआ था, रोल प्ले हुआ था। ये रियल स्टोरी है, झूठ नहीं बोलने वाली है रे। तो स्कूल में क्या हुआ, एक नाटक था और उस नाटक के अंदर एक जो पात्र था उसने तो एक लड़की ने रोल निभाया बुआ जी का। किसका निभाया? अलग अलग पात्र होते हैं नाटक में, तो उसमें उस एक लड़की ने निभाया, बुआ जी बनी वो उस नाटक में। नाटक समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद स्कूल के सारे बच्चे उस लड़के को बुआ जी कहने लगे। क्या कहने लगे? लड़की बहुत परेशान हो गई, डायरेक्टर के पास चली गई कि सर सारे लड़के बदतमीज थे, मुझे बुआ जी कहते हैं। डायरेक्टर भी परेशान हो गया, क्लास के अंदर आया, आके सब बच्चों को डांटा, तुम सारे नालायक हो, तुम गधे हो सारे के सारे, क्यों इस बच्ची को परेशान करते हो, इसको बुआ जी क्यों कहते हो? इतना करके डायरेक्टर ने कहा कि कौन कौन इसको बुआ जी बोलता है। सारे बच्चे ईमानदार थे, सबने हाथ खड़ा कर दिया, एक ने नहीं खड़ा किया। एक का हाथ नीचे, बाकी सबका ऊपर। तो फिर डायरेक्टर ने डांटा कि देखो सारे गधे, उसको देखो कितना समझदार बच्चा है, वो बुआ जी नहीं बोलता है। फिर उससे पूछा खड़ा करके, बेटा आप बुआ जी क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि मैं सर इन सबका फूफा हूं। तो ये सारे बेटा मनीषा भूतनी कहने लग जाएंगे तेरे को, फिर मत कहना मेरे को। तो बात समझ में आ गई? ये सारे चिढ़ाने लग जाएंगे, देख लेना। तो ऐसा भी होता है बेटा। अब जो फूफा है वो फूफा कैसे उसको बुआ बोले, तुम बताओ, कह सकता है क्या बेचारा? तो अकेला वो भी बच्चा ईमानदार, उसने भी ईमानदारी से कह दिया कि सर सारे बुआ कहते हैं लेकिन इन सबका फूफा कौन है? मैं हूं। समझ गई बात मेरी? इधर ध्यान दो। सबसे बड़े मिट्टी के कण का आकार 2 mm, 2 mm से 0.2 mm तक 10 का भाग देते जाओ, सारे आ जाएंगे, यार रटने की जरूरत नहीं है। 2 से लेकर 0.2 mm तक को बोलते हैं मोटी बालू। 0.2 से लेकर 0.02 mm के बीच वाले कणों को बोलते हैं महीन बालू। और 0.02 से लेकर 0.002 mm जो के बीच में जो कण होते हैं उनको बोलते हैं सिल्ट। और यदि मान लीजिए कोई कण इससे भी छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मृत्तिका। क्या बोलते हैं? मृदा के तीनों प्रकार के कणों में सबसे छोटा कण कौन सा होता है? कौन सा होता है? जेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है? सबसे छोटा कण है। सभी कणों में सबसे छोटा कण क्या होता है? सबसे ज्यादा बार आकार भी इसी का पूछा हुआ, तो इसका आकार याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। पॉइंट के बाद में 2 जीरो लगाने। कितने जीरो? और फिर लिखना भी कितना है? कितनी अच्छी बात है, जितना लिखना है उतने ही जीरो लगाने। तो पॉइंट के बाद में 2 जीरो लगाकर 2 लिख दो,
इससे छोटा आकार है, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, मृत्तिका। तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी, यही आकार किसका था, द्वितीय खनिज का। किसका था, किसका था, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई ये पूछ ले कि द्वितीय खनिजों के अंदर उदाहरण में मैंने मृत्तिका का नाम भी लिखवाया, अब आपको यूं पूछ ले कि बालू और सिल्ट के जो कण होते हैं वो कौन से खनिजों का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, अरे इनका आकार बड़ा है कि नहीं इससे, इसका मतलब याद रखना, बालू के कण और सिल्ट के कण तो होते हैं उदाहरण प्राथमिक खनिजों का, किसका उदाहरण होता है उदाहरण, और मृत्तिका किसका उदाहरण है, द्वितीय खनिज का उदाहरण है। ये बात साफ साफ समझ में आ गई। यहाँ पीछे मैंने उदाहरण में लिखवा भी रखा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये देखो मृत्तिका का नाम लिखवा रखा है, किसका नाम लिखवा रखा है। अच्छा, बालू मिट्टी देखी है सबने, बालू मिट्टी हाथ में लोगे तो उसमें आपको बड़े बड़े चमकदार कण दिखते हैं, चीनी के दानों के जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, वो सारे के सारे कण होते हैं क्वार्ट्ज के। किसके कण होते हैं वो, किसके कण होते हैं, यानी वास्तविकता में बालू वाले जो कण होते हैं मिट्टी के अंदर, सबसे बड़े वाले जो कण होते हैं वो बने ही किससे होते हैं, क्वार्ट्ज से ही होते हैं। वो समझ में आ गई मेरी बात, इसका मतलब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिट्टी के कण कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ा कण क्या कहलाता है, उसके बाद उसके बाद और उसके बाद ये किसने दिया था वर्गीकरण, जिसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। क्या दिक्कत है इसमें, वैसे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एक कण तो होता है बालू, एक कण होता है सिल्ट, और एक कण क्या होता है, ये बालू के ही दो प्रकार है। वैसे मिट्टी में कण तीन ही होते हैं, लेकिन आकार के आधार पर उन्होंने चार भागों में बांट रखा था, किसने, ISSS ने चार भागों में इसको वर्गीकृत कर रखा था। समझ में आ गई मेरी बात, इसमें कोई डाउट है आपको, एकदम क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है, इसको उतार लो, मर्दा कणों को भी उतार लो। उतार लिया, उतार लिया क्या, आगे चलें। देखो इसके बाद बात करते हैं, ये तो पहला वर्गीकरण सबको समझ में आ गया होगा कि मृदा जो है वो आकार के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, खनिजों का एक और वर्गीकरण है, ध्यान रखना, जिसमें फिर से खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, दोबारा से खनिजों को वर्गीकृत करने के लिए जो आधार काम में लिया वो आधार है विशिष्ट घनत्व। किस आधार को काम में लिया है, विशिष्ट घनत्व को, ध्यान रखना, किसको काम में लिया है, विशिष्ट घनत्व को। विशिष्ट घनत्व के आधार पर दो भागों में बांटा है, जिसमें पहले नंबर पे तो आ जाता है भारी खनिज, क्या आ जाता है, पहले नंबर पे तो क्या आ जाता है, और दूसरे नंबर पे ध्यान रखना आ जाता है जिसको बोलते हैं हल्के खनिज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो दूसरा जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है, विशिष्ट घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर है, कितने भागों में बांटा विशिष्ट घनत्व के आधार पर, पहला कौन सा है,
भारी, और भारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैवी मिनरल। और अगला क्या है? हल्के को क्या बोलते हैं? लाइट मिनरल। क्या बोलते हैं? लाइट मिनरल। समझना इसका क्या मतलब है। यदि मान लो किसी खनिज का विशिष्ट घनत्व 2.85 से ज्यादा है तब तो उसको क्या बोलेंगे? और यदि मान लीजिए कम है तब उसको क्या बोलेंगे? क्या इसमें कोई डाउट है? सीधी सी एक संख्या याद रखनी है, 2.85 से ज्यादा है तो भारी और कम है तो हल्के। इसका मतलब इसमें लिख देंगे यदि विशिष्ट घनत्व 2.85 से तो उसे क्या कहते हैं? भारी खनिज कहते हैं। और यदि कम है तो? यानी 2.85 वाली बात को अच्छे से याद रखना है कि अगर भारी की बात करें तो ज्यादा होता है और हल्के की बात करें तो क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अब इनके उदाहरण याद करो। और उदाहरण याद करने का एक आसान सा तरीका दे देता हूं। जितने भी द्वितीयक खनिज होते हैं, कौन से खनिज होते हैं? वो तो कौन से होते हैं? वो तो आते हैं भारी। कुछ अपवाद भी है पर ज्यादातर की बात कर रहा हूं। भारी खनिजों का उदाहरण है द्वितीय खनिज। और मान लीजिए अगर आपको हल्के खनिजों का उदाहरण याद करना है तो आप याद कर लीजिए प्राथमिक खनिजों को। किसको याद कर लीजिए? और प्राथमिक खनिजों के उदाहरण कौन कौन से थे? फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज। यानी वो तीनों के तीनों किसके उदाहरण हैं? हल्के खनिजों का। और भारी खनिजों के उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे? जो द्वितीयक में थे, मर्तिका, आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। इसके अलावा बात करें तो एपेटाइट, जिप्सम, वो सारे के सारे किसके उदाहरण है? बाहरी खनिजों के उदाहरण है। समझ गए मेरी बात? क्या इसमें कोई डाउट है आपको? यानी आप चाहो तो यहाँ वो सारे उदाहरण वापस से लिख सकते हो और आप चाहो तो इतना सा भी लिखकर काम चला सकते हो कि सारे द्वितीय खनिज इसमें आ जाएंगे और सारे प्राथमिक खनिज इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे आपको कोई पूछे कि हेमेटाइट एक प्रकार का भारी खनिज है या हल्का खनिज? हाँ जी। हेमेटाइट एक प्रकार का भारी खनिज है या हल्का खनिज? कौन सा है? पक्का भारी है। अरे आपको पता है कि जो हेमेटाइट है वो आयरन का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? और आयरन का जो ऑक्साइड है वो किसमें था? द्वितीयक में था। और द्वितीयक किसमें आ रहा है? भारी में। इसका मतलब हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, सारे के सारे किसके उदाहरण है? भारी खनिजों के। उसी तरह से आपको कोई पूछे कि एल बाइट निम्न में से किस खनिज का उदाहरण है? हाँ जी। एल्बाइट किसका उदाहरण है? हल्के। क्योंकि एल्बाइट फेल्डस्पार का प्रकार है तो एल्बाइट जो होता है वो वास्तव में तो प्राथमिक का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? इसका मतलब प्राथमिक सारे किस में आ रहे हैं? हल्के में। तो अपने आप किस में आ जाएगा? हल्के खनिजों के अंदर आ जाएगा। ये दूसरा वर्गीकरण है, इसको भी उतार लीजिए भाई।
चले आगे, उतार दो। तूने नहीं उतारा, फिर नो पे बोल रही है। तेरा क्या नाम है? क्या नाम है? तानिया भाटी। क्या नाम है? तानिया भाटी है कुछ और? अच्छा, क्या रे मेरे ब्राउनी मुंडो, उतार लिया क्या तुमने? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बात कर, देखो भारी और हल्के खनिज तो होते ही हैं, एक मिट्टी भी भारी और हल्की होती है, उसका भी क्वेश्चन आया हुआ है जेट के अंदर। क्वेश्चन भी बता देता हूँ और होती क्या है वो भी समझा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे खनिज, क्या पढ़े थे? तो कोई भी आपको ये पूछे कि हल्के खनिज किसको बोलेंगे? हल्के खनिज का क्या मतलब है? जिनका विशिष्ट घनत्व 2.85 से कम होता है उनको बोलते हैं, और जिनका ज्यादा होता है उनको। उसी तरीके से मृदाएं भी दो प्रकार की होती है। अब किसकी बात कर रहे हैं? मृदाओं की बात कर रहे हैं। मृदाएं भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हल्की मृदा, कैसी मृदा होती है? और एक होती है, ध्यान रखना, भारी मृदा, कैसी मृदा होती है? और यहाँ हल्की और भारी में विभाजित करने का जो आधार है, वो आधार ध्यान रखना, आधार माना है भू परिष्करण को। किसको माना है? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टिलेज। क्या बोलते हैं? टिलेज के आधार पर। जैसे एक तो बालू मिट्टी है जिसमें हमको हल चलाना है, भू परिष्करण करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बालू मिट्टी वाले खेत में ट्रैक्टर आसानी से हल को लेकर निकल जाता है, उसको ज्यादा जोर नहीं आता है, सही बात है। और काली मिट्टी की जुताई करने में ट्रैक्टर को ज्यादा क्या चाहिए होती है? पावर चाहिए होती है। ऐसा क्यों? तो याद रखना, हल्की और भारी का मतलब ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि जिस मिट्टी को लेंगे अगर वजन ज्यादा है तो भारी, और वजन कम है तो क्या होगा? हल्की, यही समझते हो। लेकिन यहाँ जो अर्थ है वो वजन से नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वजन में उल्टा होता है। हल्की मृदाओं का वजन ज्यादा होता है और भारी मृदाओं का वजन क्या होता है? कम। इसका मतलब फिर सर किस आधार पे बांटा है? जिसके अंदर टिलेज आराम से हो जाता है उसको तो बोलते हैं हल्की मृदा, और जिसमें टिलेज आराम से नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अब भी अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो बेटा बता देना, कोई सबको आ गई ये बात समझ में? यानी हल्के का मतलब क्या हो गया? वह मृदा जिसमें जिसमें टिलेज आसानी से हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? बहुत बढ़िया, उसको बोलते हैं हल्की मृदा। क्या बोलते हैं? हल्की मृदा कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण के तौर पर बात करें तो इसका उदाहरण आ जाती है बलुई मृदा। कौन सी मृदा? इसी बलुई मृदा को हम लोग बोलते हैं रेतीली मृदा। कौन सी मृदा बोलते हैं? रेतीली मृदा बोलते हैं। इसके अलावा याद रखना जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। दूसरी है भारी मृदा। भारी का मतलब है वह मृदा जिसमें नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, उसको बोलते हैं भारी मृदा। और इसके उदाहरण के तौर पर आप याद रख लेना काली मृदा। क्या याद रख लेना? अब बात करते हैं जेट में आए हुए क्वेश्चन की। जेट 2019 में, सॉरी 20 में आया था। जेट 2020 के पेपर में क्वेश्चन आया कि मूंगफली के लिए, किसके लिए? मूंगफली के लिए निम्न में से उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो इन दोनों में कौन सी होगी उपयुक्त? कौन सी होगी? बस इतना सा क्वेश्चन था। मूंगफली के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी होती है? तो यार प्रकाश, प्रकाश यादव, हाँ जा बेटा।
यानी हल्की मृदा के लिए दो फसलें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों का ध्यान रख लेना। एक तो है मूंगफली, कौन सी है? एक है याद रखना आलू, क्या है? यानी आलू और मूंगफली दोनों कौन सी मिट्टी में ज्यादा अच्छी होती है? और भारी के अंदर ध्यान रखना, एक तो है कपास, क्या है? एक आ जाता है गन्ना, क्या आ जाता है? और एक याद रखना धान। यानी धान के लिए, गन्ने के लिए और कपास, इन तीनों फसलों के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? और हल्की किन के लिए उपयुक्त है? मूंगफली। और याद रख लोगे, हल्की का उदाहरण क्या है? बलुई, जिसको रेतीली बोलते हैं, या जलोढ़ मृदा। और इसका उदाहरण क्या है? काली मृदा। तो पहली बात तो ये कि हल्की और भारी मृदा समझ में आ गया। हल्के खनिज किसको बोलते हैं? जिसका विशिष्ट घनत्व 2.85 से कम हो उसको क्या बोलेंगे? हल्का। और भारी का मतलब ज्यादा हो उसको भारी बोलेंगे। किससे ज्यादा होगा? 2.85 से। और हल्की मृदा किसको बोलेंगे? जिसमें भू परिष्करण आराम से हो उसको क्या बोलेंगे? हल्की। और आराम से नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? भारी। क्या क्लियर है ये चीज? उतार दो। थक गए क्या बेटा? 1.5 घंटे की क्लास है, तुम लोग ऐसे थकोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे सिलेबस नहीं करवाना क्या? सब्जेक्ट और डबल रह गया बेटा, तुमसे ज्यादा टेंशन मेरे को होती है। ये करवाना है, उसके बाद में एग्रोनॉमी करवानी है। कोई नहीं, बीच बीच में एग्रो के टॉपिक भी करवाते रहेंगे। कोई नहीं, 10 मिनट और पढ़ लो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ही दे देंगे आपको। क्या प्रकाश वापस गया क्या बाहर? हैं? बाहर गया वापस? हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये कहानी बज रहे हैं? कहानी बज रहे हैं? उतार लिया? सबने उतार लिया? चले आगे। अच्छा, दो शब्द होते हैं देखो। एक तो होता है संसंजन, क्या होता है? क्या आप जानते हो क्या इसको? एक होता है आसंजन, क्या मैंने पढ़ा दिया क्या? अच्छा, संसंजन को बोलते हैं कोहेशन, क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं एडेशन, क्या बोलते हैं? इनका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना, आज के लिए इंग्लिश में ही आते हैं, हिंदी इनकी बहुत कम आती है। अब समझना, ये दोनों के दोनों ही आकर्षण वाले बल है। यानी दो वस्तुओं के चिपकने के लिए अगर कोई बल जिम्मेदार होता है तो वो होता है संसंजन और आसंजन। कौन जिम्मेदार होता है? और जब दोनों में ही वस्तुओं को चिपकना है तो फिर यार दो बल की जरूरत कहाँ थी? एक ही बल रख देते दोनों में से कोई सा भी। तो दो बलों की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि हो सकता है जो वस्तुएं, जो पदार्थ चिपक रहा है वो एक दूसरे के समान हो। कैसे हो? या हो सकता है एक दूसरे के असमान हो। तो ध्यान रखना, स से बना देना समान, स से क्या बना देना?
यानी कि दो समान अणुओं के मध्य, कणों के मध्य या पदार्थों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको तो क्या बोलते हैं। और ऐसे क्या बना देना, क्या बना देना, असमान बना देना। इसका मतलब यहां तो हो जाएगा दो समान क्या कहलाता है, संसंजन कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें कि सर इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लो ये एक मिट्टी का कण है और इसके पास दूसरे मिट्टी का कण है, दोनों ही किसके कण हैं, क्या दोनों समान है क्या। अरे दोनों मिट्टी के हैं मतलब मिट्टी के तो समान हो गए, तो समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या हो गया। यहाँ आप लिख देना दो असमान, यहाँ समान की जगह असमान शब्द लिख देना, क्या शब्द लिख देना। हाँ, बाकी का सारा ऐसा का ऐसा उतार देना। तो दो असमान का मतलब समझना, जैसे मान लो ये तो है मिट्टी का कण, किसका कण है, और इसके पास में छोटे छोटे पानी के अणु चिपक गए, क्या चिपक गए। तो ये तो मिट्टी का है और ये किसका है, पानी का, जल का, दोनों समान है क्या, लेकिन चिपक रहे हैं, आकर्षण हो रहा है। तो याद रखना यदि असमान अणुओं के मध्य आकर्षण हो तो बोलते हैं आसंजन, और समान के मध्य हो तो सहसंजन बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन लिख लो, पहले की मैंने लिख दी, दूसरे में आप इस समान की जगह असमान लिखो, बाकी सेम ऐसे कैसे लिखो, उतार लो भाई। बीच में आ रहा हूँ। उतार लिया सबने, कंप्लीट है यहाँ तक सबका, कोई है जिसने नहीं उतारा। और पढ़ ले 5 मिनट, पक्की बात है, इतना ही पढ़ोगे आज, फिर तुम चुपचाप बैठे रहोगे यहाँ, उठ के बाहर नहीं जाओगे, वादा करते हो। कहीं ऐसा होगा कि तुम चाहो कि सर अभी हम घूम ले, थोड़ा सा बातें कर लें,